नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं जनरल केमिस्ट्री के अगले 30 क्वेश्चंस के बारे में। पार्ट 3 होगा हमारा। 60 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 61 से 90 नंबर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो व्यापम का कोई एग्जाम हो, आजकल व्यापम के हर एग्जाम में जनरल साइंस कंपलसरी कर दिया गया है। सब में ही जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये और व्यापम के अलावा एमपीपीएससी के एग्जाम में भी जनरल साइंस पूछी जाती है, एसएससी में तो पूछी ही जाती है। इसके अलावा जो पुलिस के एग्जाम है, चाहे वो मध्य प्रदेश का एग्जाम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो, सबके लिए, और इसके अलावा जो भी एग्जाम्स हैं जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है उन सबके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए हम पार्ट 3 के बारे में, केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। देखिए, जो ताम्र होता है आपका, तांबा जिसको हम कॉपर कहते हैं, और टिन, ये टिन होता है एक्चुअली जिसको हम टिन बोलते हैं। और ताम्र और टिन के जो मिश्र धातु है उसको बोलते हैं हम कांसा, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ब्रॉन्ज। और मैं आपको बता दूं कि जब हम कॉपर 88% कॉपर मिलाते हैं हम यहाँ पे 88%, और बाकी बचा हुआ 12% मिलाते हैं हम टिन, तब जाके बनता है ब्रॉन्ज। और इसका उपयोग जो है वो किया जाता है बर्तनों में और मूर्तियां बनाने में। और अगर हम इसकी कॉपर की, और अगर हम मिश्र धातुओं की बात करें, तो अगर हम कॉपर को 85% ले रहे हैं और टिन को 12% ले रहे हैं, वो इसके साथ साथ मैंने क्या किया, 2% इसमें फॉस्फोरस भी मिला दिया, तो ये बन जाता है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। 2% फॉस्फोरस मिला दिया हमने तो बन गया फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। और रेडियो के जो एरियल होते हैं, जिनसे, जिसको आप एंटीना बोलते हो, वो रेडियो का एरियल बनाने में इस धातु का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम कॉपर को ले लें 80% और टिन को ले लें 20%, तो बन जाती है हमारी बेल मेटल या बेल धातु, जिसका उपयोग किया जाता है मंदिरों के घंटे बनाने में। और जो अगली हमारी धातु है पीतल, तो पीतल बनती है हमारी कॉपर और जिंक को मिला के। कॉपर इसमें होता है 70% और जिंक होता है इसमें 30%। और इसका उपयोग किया जाता है, पीतल का उपयोग तो ज़्यादातर पता ही होंगे, बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में, तार बनाने में, पाइप बनाने में, कई मशीनों के कलपुर्जे बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं ड्यूरालुमिन। तो ड्यूरालुमिन जो होती है आपकी, ये होती है आपकी एल्यूमिनियम और कॉपर की मिश्र धातु। तो मेनली इसको एल्यूमिनियम की ही मिश्र धातु बोलेंगे, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम होता है 95%, बाकी 4% होता है हमारा कॉपर। और इसका जो उपयोग होता है प्रेशर कुकर बनाने में होता है। इसके बाद एरोप्लेन जो होते हैं उनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी धातु है वो है सोल्डर। और सोल्डर जो होती है इसको बोलते हैं हिंदी में टाका। और ये बनती है टिन 67% और सीसा 33%। टिन और शीशे की मिश्र धातु ये होती है, और इसका उपयोग किया जाता है धातुओं में टांका लगाने में। तो ये थी हमारी ताम्र और टिन के मिश्र धातु, और सारी मिश्र धातुएं मैंने आपको बता दी। आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें मैं फिर और डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट हमारा, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो कौन सा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अधातु। तो अधातु देखिए, इसमें से अगर हम देखिए तांबा देखें, एल्यूमिनियम देखें या पारा देखें, तो ये सारी क्या है, धातुएं हैं। तो केवल एक ही धातु यहाँ पे बचती है, ब्रोमीन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन होती है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। इसके अलावा अगर हम पारा की बात करते हैं, तो पारा जो है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम मरकरी बोलते हैं। और जो पारा होता है ये धातु होती है द्रव अवस्था में, मतलब कमरे के तापमान पे यह द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। ब्रोमीन अधातु है और ये धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टिन की मिश्र धातु हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको कहते हैं सोल्डर। और जो आपका स्टील है, स्टील होता है आपका, देखिए जनरली जो आयरन होता है हमारा, आयरन में जंग लग जाती है, तो जंग से बचाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, कुछ चीजें मिलाते हैं। कुछ चीजें क्या मिलाते हैं, जो देखिए जो आयरन होता है वो हम इसमें लेते हैं 73%। इसके बाद फिर हम मिलाते हैं इसमें क्रोमियम 18%। और इसके बाद फिर और एक और चीज मिलाते हैं हम इसमें, निकल 8%। और इसके बाद फिर हम मिलाते हैं इसमें कार्बन 1%।
तो ये बन जाता है हमारा एक ऐसी धातु जिसमें जंग नहीं लगती, और इसका नाम होता है स्टेनलेस स्टील, या इसको हिंदी में बोलते हैं जंग रोधी इस्पात, जंग रोधी इस्पात। और उपधातु तो ये तो कुछ भी नहीं है, धातु अधातु और उपधातु है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है उपधातु। इसके बाद ये गन मेटल नहीं है, गन मेटल है। गन मेटल जो होती है जिससे आपके जो बंदूकों और मशीनों के कलपुर्जे से बनाए जाते हैं, इसलिए इसको बंदूक होती है आपकी गन, और गन के पार्ट्स इससे बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गन मेटल। और गन मेटल होती है आपकी, इसमें कॉपर होता है 90%, कॉपर हो गया आपका 90%, जिंक हो गया आपका 2%, और टिन हो गया आपका 8%। ये तीन चीजें होती हैं, कॉपर, जिंक और टिन, तो बन जाती है हमारी गन मेटल। नेक्स्ट है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो कठोर नहीं होता है, कठोरतम होता है, ये होता है आपका हीरा। हीरा एक ऐसा तत्व है जो कठोरतम होता है। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो कॉपर को जब हम वायु में जलाते हैं तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। सिलिका क्या है? सिलिका है हमारा, देखिए धातु और अधातु ये दोनों तो नहीं है, और जो सिलिका है ये है उपधातु, क्योंकि इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, धातुओं को पीटकर पत्तर बनाना आसान है। पत्तर, या इसको हम बोलेंगे चद्दर, यह धातु के किस गुण धर्म को बतलाता है? तो देखिए आघात वर्ध्यता, कितना वो आघात को सहन कर सकती है, इस चीज को बोलते हैं धातुओं का धातुओं की आघात वर्ध्यता। मतलब उसको आप पीट पीट के बिल्कुल पतला बना दो, बिल्कुल पतली बन जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं, इसको बोलते हैं आघात वर्ध्यता धातुओं की। नेक्स्ट है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है, पारद मतलब पारा, तो मरकरी, तो इसको बोलते हैं अमलगम। लोहे पर भाप की अपक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है जब भी लोहे पर भाप की अपक्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है? तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कभी जल में घुलनशील नहीं होते हैं। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो देखिए ग्रेफाइट ही है जो विद्युत का सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक है। इसके अलावा हीरा तो बिल्कुल भी सुचालक नहीं है, मतलब ये प्योर कुचालक है, एल्कीन और एथेनॉल भी नहीं है। निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? देखिए अपरूप क्या होते हैं? उसके अलग प्रकार, जो उसके अलग अलग परमाणुओं से मिलकर जो बनते हैं उनको बोलते हैं अपरूप, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं। तो देखिए आपका हीरा, ग्रेफाइट, ये तो सबको ही पता है कि सब कार्बन से मिलकर बने। इसके अलावा जो फ्लोरीन भी है, ये भी आपका कार्बन का ही अपरूप है। इसके अलावा अगर और अपरूप की हम बात करें तो कास्ट, चारकोल, बोन चारकोल, रक्त चारकोल, और इसके अलावा होता है एक और होता है ग्रेफीन। ये सब कार्बन के ही अपरूप हैं, जिनमें कार्बन किसी न किसी फॉर्म में पाया जाता है, ये कार्बन से मिलकर ही बनते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हीरे के बारे में। देखिए हीरा जो होता है आपका, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, और जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो है वो है आपका हीरा। शुद्धतम रूप है, कठोरतम भी है, और कठोरतम है इसलिए शीशे को काटने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा सभी विलायकों में ये अघुलनशील है, कोई भी ऐसा विलायक नहीं है दुनिया में जिसमें इसको घोला जा सकता है। इसके अलावा हीरे को हम लैब में भी बना सकते हैं। लैब में एक अगर जो कंडीशन उसको चाहिए, टेम्परेचर की, प्रेशर की, अगर वो सारी हम लैब में क्रिएट कर देते हैं तो हीरा बन जाता है हमारे लैब में, और उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल डायमंड। और इसके अलावा अगर हम इसको गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये जलने लगता है, और केवल बचती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। वायु में गर्म करने की मैं बात कर रहा हूँ, तो है तो कार्बन ही, हीरा है तो क्या हुआ, है तो कार्बन ही, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा वायुमंडल की, वो बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और कुल मिला के हीरा हो जाएगा खत्म। इसके अलावा जैसे अब हम यहाँ पे अपरूप के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो हम इसके भी देखते हैं, ये जो ग्रेफाइट भी है आपका, ये भी इसका अपरूप है। ग्रेफाइट की अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो विद्युत का ये सुचालक होता है। देखिए हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट है जो आपका विद्युत का भी सुचालक होता है और ऊष्मा का भी सुचालक होता है। लेकिन ये जो है आपका, इसको हम जल में और एल्कोहल में
इन दोनों में नहीं घोल सकते, लेकिन इसके अलावा कुछ विलायक हैं जिनमें हम इसको घोल सकते हैं। और अगर हम इसको वायु में 700 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो ये भी बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जलने लगता है गर्म करने पे और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने लगता है। अगर हम इसके उपयोगों की बात करें तो ग्रेफाइट देखिए आपकी पेंसिल की जो लीड होती है उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। मशीनें हैं तो मशीनों में स्नेहक के रूप में इसका यूज किया जाता है। विद्युत भट्टी के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका उपयोग है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स की जो गति होती है उसको कम करने के लिए मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए सब आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, इसलिए आप इनको बिल्कुल ध्यान से सुने। क्वेश्चन आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको एज इट इज क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन मैं एक क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना आपको, वो इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। चलिए फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो इनमें से जो एथेनॉल होता है ये होता है पेय के लिए उपयोग, जिसको हम बोलते हैं शराब, उसी का ये मतलब इसी से ही वो बनती है। और इथेन जो होता है उसका एक रूप होता है, इथेन का एक जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, इसका जो होता है वो होता है इथेन। और एथिल अल्कोहल भी होता है, एथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। और ये जो एथिल अल्कोहल जो होता है इसको अगर हम 100% शुद्ध रूप इसका कर लें तो फिर ये इसको कहने लगते हैं हम परिशुद्ध अल्कोहल। और यही परिशुद्ध अल्कोहल है जिसका यूज हम पीने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बन क्या है, अधातु, धातु, अवधातु। तो देखिए कार्बन यह है आपका सी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है आपका अधातु। देखिए धातु तो है नहीं, लेकिन कार्बन को यूज करके हम धातु मतलब एक जैसे हीरा है आपका तो हीरा बना सकते हैं, डायमंड बना सकते हैं, डायमंड आपका होता है अधातु। ऐसे ही आप ग्रेफाइट भी इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या है, तो ये होता है 334 डिग्री केल्विन। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है कठोर जल में, मृदु जल में, दोनों प्रकार के जल में। देखिए मीठा पानी अगर होता है, अगर आपने कभी कपड़े धोए होंगे तो आपको पता होगा जो मीठा पानी होता है उसमें बड़े आसानी से कपड़े धुल जाते हैं। निम्न में से कौन जल में अविलीय है, मतलब जल में कौन इनमें से नहीं घुलता है। तो देखिए एथाइन है जो जल में नहीं घुलता है, ग्लूकोज, एथनोइक अम्ल, ये सब जनरली जल में घुल जाते हैं। अन्न का तो देखिए कोई ऑप्शन यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए, ये गलत ऑप्शन है यहाँ पे, या तो ऑप्शन होगा या फिर ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट है उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावें जिससे एथेनॉल बना है, तो एथेनॉल बना है हमारा इथेन से, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। रबर निम्न में से किसका बहुलक है, तो रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। तेल लगा कागज होता है, तो तेल लगा जो कागज होता है वो होता है हमेशा अपारदर्शक। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, देखिए जब एक ही प्रकार के परमाणु हम मिलकर बनाते हैं तो बनता है हमारा तत्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका यौगिक। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, तत्व जो बन रहा था वो एक या एक प्रकार से बन रहा था, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को हमने मिला दिया लेकिन एक निश्चित मात्रा में हमने उसको मिलाया है तो वो बन गया आपका यौगिक। अब इनको किसी अनिश्चित अनुपात में हम मिला दें, अनिश्चित मात्रा उनकी ले लें तो क्या बन जाएगा हमारा मिश्रण। वही हमारा अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों किसी भी अनुपात में मिला देने से एक बनता है, क्या बनता है, मिश्रण। नेक्स्ट है ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। उपधातु कहते हैं जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, देखिए इनमें से ये तो थोड़ा ऑप्शन ही शायद प्रिंट गलत हो गया एक्चुअली, ये कॉपर हो गया, निकेल हो गया और लेड हो गया। देखिए आपका कॉपर और निकेल ये दोनों भी आपके धातु है लेकिन ये विद्युत के सुचालक हैं। लेकिन जो लेड है आपका, ये लेड आपका विद्युत का
कुचालक होता है। धातु है फिर भी ये विद्युत का कुचालक होता है। देखिए क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं वो धातुएं जनरली विद्युत की सुचालक होती हैं। ये एक्चुअली टिन होगा शायद, मेरे ख्याल से यहाँ पे 3 जो लिख गया है टिन होना चाहिए। तो ये लेड ही एक ऐसा ऑप्शन है जो विद्युत का कुचालक होगा। ये धातु भी है फिर भी ये विद्युत का कुचालक है। निम्न में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? देखिए जो अधातुएं होती हैं उनमें जनरली चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन केवल 2 ही धातुएं ऐसी हैं, आयोडीन और ग्रेफाइट, सॉरी 2 ही अधातुएं ऐसी हैं, ग्रेफाइट और आयोडीन, जिनमें चमक पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया, ओजोन, वायु, पारा। तो इनमें से जो यौगिक है वो है आपका अमोनिया, क्योंकि ये ओजोन जो है ये तत्व है, वायु आपका मिश्रण है, पारा आपकी धातु है। तो अमोनिया इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे अगले 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लिंक पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारा पेज भी लाइक कर सकते हैं, आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए, इस लिंक पे जाके भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको सर्च करना पड़ेगा @NS Education। आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।